हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की थी, उसमें हमने पहला चैप्टर लिया था इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसके दो पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। बारे में तो अर्थ का इंटीरियर कई सेंट्रिक लेयर से बने हुए हैं जिनके अपने डिस्टिंक्ट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, चल ओवरव्यू देख लेते हैं। एक हमारे पास पहला है हमारे पास क्रस्ट। ये आउटर मोस्ट लेयर्स हैं जो कि मोस्टली सॉलिड और सिलिकेट मिनरल से बनी हुई हैं। ये सबसे आउटर लेयर हैं जिसमें हम रहते हैं। क्रस्ट में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट शामिल होते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेनली ग्रेनाइट से बनी होती है जबकि ओशनिक क्रस्ट बसाल्ट से कंपोज्ड होती है। चलिए अब हम बात करते हैं मैंटल की। तो मैंटल क्रस्ट के नीचे विस्कस मोल्टन रॉक की एक थिक लेयर है। मैंटल अर्थ के वॉल्यूम का एक लार्ज पोर्शन बनाता है। मैंटल मेनली सिलिकेट मिनरल जैसे ओलिवीन और पैरोक्सिन से मिलकर बना होता है। मैंटल अपर मेंटल और लोअर मेंटल में डिवाइड होता है, जहां अपर मेंटल प्लास्टिक यानी कि डक्टाइल होती है और लोअर मेंटल मोर रिजिड होता है। ठीक है, अब अगर बात करें हम आउटर कोर की, तो आउटर कोर प्राइमरली आयरन और निकल से कंपोज्ड एक विस्कस लिक्विड लेयर है। आउटर कोर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनाने में हेल्प करता है। इस लिक्विड लेयर में कन्वेक्शन करंट्स होते हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें हम इनर कोर की, तो ये एक डेंस और सॉलिड लेयर है जो प्राइमरली आयरन और निकल से बनी हुई है। इनर कोर बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर में होता है। इनर कोर सॉलिड होती हैं और आयरन और निकल के साथ कुछ लाइटर एलिमेंट भी शामिल होते हैं। इनर कोर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अर्थ के लेयर्स को मैकेनिकली भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लिथोस्फीयर हो गया, स्टेनोस्फीयर हो गया, मेसोस्फेरिक मेंटल या लोअर मेंटल हो गया, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, चलिए समझते हैं इनके बारे में भी। तो पहला है हमारे पास लिथोस्फीयर। ठीक है, तो लिथोस्फीयर क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल को इंक्लूड करती है। लिथोस्फीयर रिजिड होती हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स बनाती हैं। ये लेयर अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर से थिक होती है और टेक्टोनिक एक्टिविटीज जैसे अर्थक्वेक्स और माउंटेन बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बात करें अगर हम एस्थेनोस्फेयर की, तो एस्थेनोस्फेयर लिथोस्फेयर के नीचे सेमी फ्लूइड लेयर है। एस्थेनोस्फेयर डक्टाइल होती है और लिथोस्फेयर के मूवमेंट को सपोर्ट करती है। इस लेयर में मटेरियल विस्कस होता है और कन्वेक्टिव करंट्स जनरेट करता है जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को ड्राइव करते हैं। एस्थेनोस्फेयर अप्रॉक्सीमेटली 100 टू 300 किलोमीटर्स डीप होती है। अब अगर बात करें हम मेसोस्फेरिक मेंटल या लोअर मेंटल की, तो ये एस्थेनोस्फेयर के नीचे मेंटल का एक पार्ट है। ये पोर्शन सॉलिड होता है और अर्थ के वॉल्यूम में एक लार्ज पोर्शन ऑक्यूपाई करता है। मेसोस्फेरिक मेंटल में हाई प्रेशर और टेम्परेचर होते हैं जो मटेरियल को स्ट्रॉन्ग और रिजिड बनाता है। ये लेयर अप्रॉक्सीमेटली 660 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर डीप तक होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आउटर कोर की। तो आउटर कोर इनर कोर को सराउंड करती हुई एक लिक्विड लेयर है। ये लिक्विड आयरन और निकल से बनी हुई होती है। आउटर कोर में कन्वेक्शन करंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। ये लेयर अप्रॉक्सीमेटली 2900 किलोमीटर से 5150 यानी कि 5150 किलोमीटर डीप तक होती हैं। जब हमने शुरू यानी कि फर्स्ट पार्ट में जब पढ़ा था, तो मैंने आपको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया था और वो ये भी बताया कि वो कहाँ पर होती है, किसकी वजह से होती है। आउटर कोर में जो आयरन और निकल पाया जाता है उन्हीं की वजह से जनरेट होती है। ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम और अच्छे से और डीप में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए इनर कोर की अगर बात करें तो ये एक सॉलिड इनर मोस्ट लेयर है। इनर कोर प्राइमरली सॉलिड आयरन और निकल से बनी हुई होती है। बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये लेयर सॉलिड स्टेट में होती है। इनर कोर का रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 1220 किलोमीटर होता है। ठीक है, चल अब हम बात करते हैं क्रस्ट के बारे में। पहला है हमारे पास क्रस्ट का कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। क्रस्ट अर्थ के टोटल वॉल्यूम का सिर्फ लगभग 0.5 से 1% और टोटल मास का 1% से भी कम हिस्सा बनाता है, जो कि ये दिखाता है
कि अर्थ का सबसे पतला और आउटर मोस्ट लेयर है। इस लेयर में सारे ज़मीनी फीचर्स यानी कि जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स और ओशन, ये सारे के सारे पाए जाते हैं। ठीक है, आप और हम कहाँ पर रहते हैं? क्रस्ट पे ही रहते हैं। ठीक है, क्रस्ट की एवरेज डेंसिटी लगभग 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, जबकि पूरी अर्थ की एवरेज डेंसिटी 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये इस बात का संकेत है कि क्रस्ट की कंपोजिशन बाकी लेयर्स के मुकाबले काफ़ी हल्की और डिफरेंट है। क्रस्ट की थिकनेस हर जगह पर एक जैसी नहीं होती, ये जगह के हिसाब से वेरी करती है। जैसे ओशनिक क्रस्ट जो समुद्र के नीचे होती है, उसकी थिकनेस 5 to 30 किलोमीटर के बीच होती है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो हमारे कॉन्टिनेंट्स और लैंड मासेस के नीचे होती है, उसकी थिकनेस 50 to 70 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। माउंटेनियस रीजन्स में जहां बड़े पहाड़ और उनके नीचे की लेयर्स होती हैं, ये थिकनेस 70 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम कहाँ पर है? ओशन है ना, ओशनिक क्रस्ट में। उसके बाद कहाँ पर है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। और उससे भी ज़्यादा कहाँ पर है? अगर कहीं पर माउंटेन्स वगैरह है तो उस रीजन में क्या होगी? ये 70 किलोमीटर तक भी पहुँच सकती है या उसके बियॉन्ड भी जा सकती है। ठीक है, सो इस क्रस्ट में ही सभी ज़मीनी प्रक्रियाएं जैसे टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक्स होते हो, जो हमारे प्लेनेट के सरफेस को डायनेमिक और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बनाते हैं। क्रस्ट अर्थ की एक महत्वपूर्ण और कॉम्प्लेक्स लेयर है जिसमें हमारा पूरा जीवन बेस करता है। ठीक है, अब अगर बात करें इसके टेम्परेचर की, जैसे जैसे हम अर्थ की क्रस्ट के अंदर की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर स्टीडली बढ़ता चला जाता है। मेंटल के बाउंड्री के पास ये टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो कि क्रस्ट और मेंटल के बीच के ट्रांजिशन जोन को इंडिकेट करता है। क्रस्ट के अपर पार्ट में टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता है। इसका यानी जितना 1 किलोमीटर अगर आप नीचे जा रहे हो तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा, 30 प्लस 30 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है कि सरफेस के नीचे जाने पर हर किलोमीटर के साथ टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है, जो कि अर्थ के अंदर की जियोथर्मल एनर्जी और हीट फ्लो को दिखाता है। क्रस्ट की आउटर लेयर मोस्टली सेडिमेंट्री मटेरियल से बनी होती है, जो ऊपर वाली ज़मीनी सरफेस पर पाई जाती है। इस सेडिमेंट्री लेयर के नीचे क्रिस्टलीन, इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, जो ज़्यादातर एसिडिक नेचर के होते हैं। ये रॉक्स अर्थ की सरफेस को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाते हैं। क्रस्ट की लोअर लेयर में बसाल्टिक और अल्ट्रा बेसिक रॉक्स होते हैं, जो ज़्यादा डेंस और हैवी होते हैं। ये लोअर लेयर अर्थ के इंटीरियर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और ये लेयर्स अर्थ के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें हम इनके कंपोजिशन की, तो सबसे पहले है हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हल्की सिलिकेट से बनी होती है, जिसमें मेनली सिलिका और एल्यूमिनियम, जिसे कंबाइनली हम सियाल कहते हैं, शामिल होते हैं। ये क्रस्ट ज़्यादा थिक होती है और कॉन्टिनेंट्स या लैंड मासेस को बनाती है। इस क्रस्ट के रॉक्स जैसे ग्रेनाइट फेल्सिक होते हैं, यानी ये लाइटर एलिमेंट जैसे सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सोडियम और पोटेशियम से रिच होते हैं। फेल्सिक रॉक्स की कंपोजिशन की वजह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रिलेटिवली लेस डेंस होती है और इससे अर्थ के ऊपर की तरफ फ्लोट करने में मदद करती है, क्रिएटिंग द लार्ज लैंड मासेस जिन्होंने कॉन्टिनेंट्स को बनाया है। ठीक है, अब अगर बात करें हम ओशनिक क्रस्ट की, तो ओशनिक क्रस्ट भारी सिलिकेट से बनी होती है, जिसमें मेनली सिलिका और मैग्नीशियम, जिसे कंबाइनली हम सीमा कहते हैं, शामिल होते हैं। ये क्रस्ट पतली होती है और समुद्र के नीचे पड़ी होती है। इस क्रस्ट के रॉक्स जैसे बसाल्ट माफिक होते हैं या मैसिक होते हैं। ठीक है, यानी ये मैग्नीशियम और आयरन से रिच होते हैं। ठीक है, मैफिक रॉक्स की डेंसर कंपोजिशन ओशनिक क्रस्ट को ज़्यादा डेंस और हैवी बनाती है, जो इससे अर्थ के मैंटल के करीब रखने में मदद करते हैं। इसलिए ये समुद्र के नीचे सेटल होती रहती है। ठीक है, चल अब बात करते हैं हम मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, चल अगर बात करें हम इसकी बाउंड्री डिस्क्रिप्शन की, तो मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी अर्थ के क्रस्ट और अपर मैंटल के बीच एक सिग्निफिकेंट बाउंड्री है, जो एस्टेरोस्फीयर कहलाती है। ये बाउंड्री खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सीस्मिक वेव्स की स्पीड में
एक नोटिसिएबल चेंज होता है। ये चेंज इस बात का संकेत है कि यहाँ पर मटेरियल कंपोजिशन में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने में मदद करता है। अगर बात करें हम इसके डेप्थ की, तो मोहो डिसकंटिन्यूटी का डेप्थ जगह के हिसाब से अलग अलग होता है। ओशन बेसिन्स के नीचे ये लगभग 8 किलोमीटर की डेप्थ पर पाई जाती हैं, जबकि कॉन्टिनेंट्स के नीचे इनका डेप्थ लगभग 30 किलोमीटर तक हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस और कंपोजिशन में सब्सटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं, जो इन्हें यूनिक जियोलॉजिकल फेसेस को शेप देते हो। अब अगर बात करें हम इनके कॉज की, तो इस डिसकॉन्टिन्यूटी का रीजन रॉक्स की कंपोजिशन में एक एब्रप्ट चेंज की वजह से होता है। क्रस्ट में जो ऊपर के रॉक्स जिनमें फेल्डस्पार होता है, रिलेटिवली हल्की और लेस डेंस होते हैं, लेकिन मोहो डिसकंटिन्यूटी के नीचे आपको ऐसे रॉक्स मिलते हैं जिसमें फेल्डस्पार नहीं होते, और ये रॉक्स ज़्यादा डेंस और हैवी होते हैं। ये चेंज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सीस्मिक वेव्स की स्पीड में एक सडन इंक्रीज कॉज करते हैं, जो इस बाउंड्री के एग्जिस्टेंस को हाईलाइट करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक जैसे वर्ड यूज हुआ है फेल्डस्पार करके, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो बेसिकली फेल्डस्पार एक ऐसे ग्रुप का नाम है जो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स को इंक्लूड करता है, और ये अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फेल्डस्पार मिनरल्स मेनली एल्यूमिनियम सिलिकेट से मिलकर बने होते हैं, जो पोटेशियम, सोडियम या कैल्शियम के साथ जुड़ते हैं। ये मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनका काफ़ी बड़ा हिस्सा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मिलता है। फेल्डस्पार मिनरल्स को भी बेसिकली हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका अल्काली और दूसरा है आपका प्लेग्यो क्लेस। तो पहला हमारे पास जो अल्काली है, इस टाइप के फेल्डस्पार में पोटेशियम और सोडियम होते हैं, और ये ज़्यादातर ग्रेनाइट और दूसरे कैल्सिक रॉक्स में पाए जाते हैं। ये फेल्डस्पार अक्सर हल्का कलर का होता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की हल्की कंपोजिशन में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें हम प्लेग्यो क्लेस की, तो इस टाइप के फेल्डस्पार में सोडियम और कैल्शियम होते हैं। पहले वाले में कौन सा क्या था हमारे पास, पोटेशियम और सोडियम, और इसमें क्या है हमारे पास, सोडियम और कैल्शियम। तो इसमें सोडियम और कैल्शियम होते हैं, और ये कई तरह के इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं, जैसे बसाल्ट, जो ओशनिक क्रस्ट में कॉमन होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की। तो पहला है हमारे पास डेफिनेशन, लिथोस्फीयर अर्थ की सबसे आउटर और रिजिड लेयर है, जिसमें क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल शामिल होते हैं। ये लेयर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर होती है, जो ज़्यादा सॉफ्ट और सेमी फ्लूइड होती है। लिथोस्फीयर ही वो लेयर्स है जिसमें सारी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हो। अगर बात करें इसकी थिकनेस की, तो लिथोस्फीयर की थिकनेस जगह के हिसाब से अलग अलग होती है। ओशंस के नीचे ये लेयर पतली होती है, लगभग 5 से 100 किलोमीटर तक, जबकि कॉन्टिनेंट्स के नीचे ये ज़्यादा मोटी होती हैं, यानी कि 40 से लेके 200 किलोमीटर तक। ठीक है, तो इस थिकनेस का डिफरेंस दिखाता है कि ओशनिक और कॉन्टिनेंटल रीजन्स में लिथोस्फीयर कितनी डिफरेंट होती है वो। अगर बात करें हम टेक्टोनिक प्लेट्स की, तो लिथोस्फीयर डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड होता है। ये प्लेट्स मेंटल के अंदर की कन्वेक्शन करंट के कारण मूव करती हैं, जो हीट के ट्रांसफर की वजह से होते हैं। इन प्लेट्स के मूवमेंट से ही अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन और माउंटेन्स के फॉर्मेशन होता है। ये मूवमेंट्स ही अर्थ के सरफेस को डायनेमिक और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हीट सोर्स की। तो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के लिए एनर्जी का सोर्स प्रीमॉर्डियल हीट होता है, जो अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम से बची हुई है। इसके अलावा रेडियोजेनिक हीट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डिके के प्रोसेस में क्रस्ट और मेंटल में जनरेट होती हो। ये हीट लिथोस्फीयर के नीचे के मेंटल में कन्वेक्शन करंट्स क्रिएट करते हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंटल की। तो पहला है हमारे पास वॉल्यूम एंड मास। मेंटल अर्थ के टोटल वॉल्यूम का लगभग 83% हिस्सा बनाता है, यानी ये अर्थ का सबसे बड़ा पार्ट है, और अर्थ मास का 67% होल्ड करता है। इसका मतलब है कि अर्थ का ज़्यादातर वेट मेंटल के अंदर ही है। अगर बात करें हम डेप्थ और डेंसिटी की,
तो मेंटल मोह डिसकंटिन्यूटी से शुरू होकर लगभग 2900 किलोमीटर के डेप्थ तक एक्सटेंड करता है। अपर मेंटल की डेंसिटी 2.9 से 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच होती है, जो कि क्रस्ट के करीब होती है। लेकिन जैसे जैसे आप लोअर मेंटल में नीचे जाते हैं, ये डेंसिटी 3.3 से 5.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होता है। अब अगर बात करें हम मेंटल की कंपोजिशन की, तो मेंटल का जो मेन कंपोजिशन है बेसिकली वो सिलिकेट रॉक्स से है, जो आयरन और मैग्नीशियम में रिच होते हैं। एलिमेंटल लेवल पर देखा जाए तो मेंटल में लगभग 45% ऑक्सीजन, 21% सिलिकॉन और 23% मैग्नीशियम होता है। ये एलिमेंट्स मिलकर मेंटल को स्ट्रॉन्ग और डेंस बनाते हैं। अगर बात करें हम इसके टेम्परेचर की, तो मेंटल का टेम्परेचर सरफेस के करीब लगभग 200 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जैसे जैसे आप कोर के पास जाते हैं ये टेम्परेचर लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतने हाई टेम्परेचर्स के कारण ही मेंटल के मटेरियल में कन्वेक्शन करंट बनते। ठीक है, अब अगर बात करें कन्वेक्शन की, तो मेंटल में कन्वेक्टिव मटेरियल सर्कुलेट होते हैं, जिसमें हाई टेम्परेचर के कारण सिलिकेट मटेरियल डक्टाइल या सॉफ्ट बन जाते हैं, जो मूव कर सकता है। ये कन्वेक्शन करंट टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट को ड्राइव करते हैं, जिससे अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस और माउंटेन फॉर्मेशन जैसे जियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एस्टेरोस्फीयर की। तो अगर बात करें इसके लोकेशन की, तो एस्टेरोस्फीयर अपर मेंटल के अपर पोर्शन है, जो लिथोस्फीयर के नीचे होती है और 80 से 200 किलोमीटर डीप तक एक्सटेंड करती है। ये बेसिकली लिथोस्फीयर और लोअर मेंटल के बीच का ट्रांजिशनल जोन है। अगर बात करें हम इनकी प्रॉपर्टीज की, तो ये हाईली विस्कस, मैकेनिकली वीक और डक्टाइल होती है, जो कि क्रस्ट से हायर डेंसिटी की होती है। एस्टेरोस्फीयर में मटेरियल पार्शली मोल्टन स्टेट में होता है, जो इसे फ्लेक्सिबल और फ्लो करने वाला बनाता है। इसकी विस्कोसिटी और वीकनेस लिथोस्फीयर के रिजिड बिहेवियर के कॉन्ट्रास्ट में होती है, यानी इसकी विस्कोसिटी और वीकनेस लिथोस्फीयर के रिजिड बिहेवियर से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें टेक्टोनिक्स में इनका क्या रोल है, तो बेसिकली एस्टेरोस्फीयर की प्रॉपर्टीज प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट और आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट को फैसिलिटेट करती है। लिथोस्फीयर प्लेट्स एस्टेरोस्फीयर पर फ्लोट करती हैं और उसके ऊपर मूव करती हैं। ये वोल्केनिक एक्टिविटी के समय इरप्ट होने वाले मैग्मा का प्राइमरी सोर्स होती है, क्योंकि ये जोन मेंटल प्लूम्स और हॉट स्पॉट को भी ओरिजिन होते हैं। एस्टेरोस्फीयर के कन्वेक्टिव करंट्स टेक्टोनिक प्लेट्स के डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के मूवमेंट को ड्राइव करते हैं। अब हम बात करते हैं आउटर कोर की। तो सबसे पहला है हमारे पास लोकेशन एंड कंपोजिशन। आउटर कोर अर्थ की सरफेस से लगभग 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर की डेप्थ पर लोकेटेड है। ये लेयर मेनली आयरन और निकल से बनी होती है, जो हैवी मेटल्स है। इसके अलावा आउटर कोर में कुछ हल्के एलिमेंट्स के ट्रेस अमाउंट भी मौजूद होते हैं, जो इसके ओवरऑल कंपोजिशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब अगर बात करें हम इनके स्टेट की, तो आउटर कोर लिक्विड स्टेट में होती है, क्योंकि ये इतने हाई प्रेशर में नहीं होती कि सॉलिड बन सके। ये प्रेशर इनर कोर जितने ज़्यादा नहीं होता, यहाँ पर प्रेशर इनर कोर जितना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए आयरन और निकल का कंपोजिशन सेम होने के बावजूद आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, अगर बात करें डेंसिटी और टेम्परेचर की, तो आउटर कोर की डेंसिटी 9.9 से लेकर 12.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच होती है, जो इसके हैवी मेटल कंपोजिशन के कारण होती है। टेम्परेचर की बात करें तो आउटर कोर का टेम्परेचर आउटर रीजन्स में लगभग 4400 डिग्री सेल्सियस होता है, जो इनर कोर के करीब पहुंचते हुए 6000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। ये एक्सट्रीम हीट और लिक्विड स्टेट मिलकर आउटर कोर को अर्थ के इंटरनल डायनेमिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल देती है। अब अगर बात करें हम मैग्नेटिक फील्ड की, आई थिंक इस पे तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, चलिए फिर भी यहाँ पर बात कर ही लेते हैं। डायनेमो थ्योरी के अकॉर्डिंग आउटर कोर में लिक्विड आयन और निकल के कन्वेक्शन करेंट्स बनते हैं। इन करंट्स के साथ कोरियोलिस इफेक्ट का इंटरेक्शन होता है, जो अर्थ के रोटेशन के कारण होते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों कौन से आपके क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट और कोरियोलिस इफेक्ट,
ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो हमें सोलर विंड्स और कॉस्मिक रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, चलिए जो लास्ट है इसमें हमारे पास दैट इज इनर कोर। तो पहले है हमारे पास लोकेशन और कंपोजिशन। इनर कोर अर्थ के सेंटर से 5100 किलोमीटर से नीचे एक्सटेंड करती है। ये प्राइमरली आयन लगभग 80% और कुछ निकल से बनी होती है और इनमें ट्रेस अमाउंट ऑफ लाइटर एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है। स्टेट की अगर बात करें तो ये सॉलिड स्टेट में होती हैं। ये शेयर वेव्स यानी ट्रांसफर और सिस्मिक वेव्स को ट्रांसमिट कर सकती हैं जो लिक्विड से ट्रांसमिट होती है। हाई प्रेशर के कारण आयरन और निकल सॉलिड स्टेट में रहते हैं डिस्पाइट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। अब देखो जो अगर हम बात करें आउटर कोर की उसका भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। एलिमेंट भी अगर देखें तो आयरन निकल मोस्टली यही है ना। और उसके बाद अगर देखें तो जो ऊपर यानी कि आउटर लेयर है या आउटर कोर है वो हमारा लिक्विड स्टेट में है जबकि इनर कोर हमारा कैसे है सॉलिड स्टेट में है। तो इनमें केवल डिफरेंस हमें क्या मिलता है प्रेशर का। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है इसकी वजह से क्या होती है ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। रोटेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इनर कोर अर्थ के सरफेस से स्लाइटली फास्टर रोटेट करती है। हालांकि ये इतनी हॉट है कि परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन नहीं कर सकती। ये जियोडायनेमो इफेक्ट के थ्रू अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने में क्रूशल रोल प्ले करती है। इनर कोर का रोटेशन और लिक्विड आउटर कोर के कन्वेक्टिव मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। ठीक है। डेंसिटी और टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो डेंसिटी 12.6 से लेकर 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के रेंज में होती है। अर्थ के सेंटर के नियर टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस एस्टिमेट किया जाता है जो कि सन की सरफेस जितना हॉट होता है। इस हाई टेम्परेचर के बावजूद इमेंस प्रेशर के कारण ये लेयर लिक्विड नहीं बन पाती और सॉलिड स्टेट में रहती है। ठीक है। हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए दैट इज सिस्मिक डिस्कॉन्टिन्यूटीज। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या होते हैं ये सिस्मिक डिस्कॉन्टिन्यूटीज। अर्थ के इंटीरियर में ऐसे इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज हैं जहां सिस्मिक वेव्स की प्रॉपर्टीज जैसे उनकी वेलोसिटी, डायरेक्शन या टाइप इनमें एक सडन चेंज होता है। यानी कि जहां पर इन सब में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं उसे ही हम डिस्कॉन्टिन्यूटी के रूप में जानते हैं। ये चेंजेस मटेरियल कंपोजिशन, स्टेट या डेंसिटी के डिफरेंसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं जो अर्थ के डिफरेंट लेयर्स के बीच होते हैं। इस डिस्कॉन्टिन्यूटीज को समझना जियोलॉजिस्ट्स और सीस्मोलॉजिस्ट्स को अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को मैप करने और प्लैनेट के अंदर चल रही डायनेमिक प्रोसेसेस को समझने में मदद करते हैं। चलिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सिस्मिक डिस्कॉन्टिन्यूटीज हैं जिसे थोड़ा सा हम एक देख लेते हैं। पहला है हमारे पास मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। अगर लोकेशन की बात करें तो मोहो एक ऐसी बाउंड्री है जो अर्थ के क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच होती है। अगर बात करें इसके डेप्थ की तो ये डिस्कॉन्टिन्यूटी यूजुअली हमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे 30 to 50 किलोमीटर के डेप्थ पर मिलती है और ओशनिक क्रस्ट के नीचे ये लगभग 5 to 10 किलोमीटर के डेप्थ पर होती है। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो इस डिस्कॉन्टिन्यूटी पर सिस्मिक वेव्स की वेलोसिटी में एक सडन और नोटिसेबल इंक्रीज होता है जब ये लेस डेंस क्रिस्टल रॉक्स के डेंसर मेंटल्स रॉक में ट्रांजिशन करती हो। ठीक है। मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी का डिस्कवरी अर्थ के लेयर्ड स्ट्रक्चर को कंफर्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि इसने ये दिखाया कि क्रस्ट और मेंटल अलग अलग प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन से बने हुए हैं। ठीक है। अगर बात करें हम इनकी सिग्निफिकेंस की तो मोहो एक क्लियर बाउंड्री प्रोवाइड करता है जो अर्थ के आउटर मोस्ट लेयर यानी क्रस्ट और अंडरलाइंग मेंटल के बीच में एक क्लियर डिवीजन को दिखाता है। ये डिमार्केशन इस बात को हाईलाइट करता है कि क्रस्ट और मेंटल के मटेरियल्स का कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज में कितना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैस्ट डिस्कॉन्टिन्यूटी की। लोकेशन की अगर बात करें तो ये डिस्कॉन्टिन्यूटी अर्थ के कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर लोकेटेड होती हैं। अगर हम बात करें इनके डेप्थ की तो टिपिकली ये लगभग 15 to 20 किलोमीटर की डेप्थ पर होती हैं और ये मेनली कॉन्टिनेंटल रीजन्स में पाई जाती हैं। अगर बात करें हम प्रॉपर्टीज़ की तो कॉन्ट्रैस्ट डिस्कॉन्टिन्यूटी अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में बाउंड्री को मार्क करती है। इस पर सिस्मिक वेव वेलोसिटीज़ में थोड़ा इंक्रीज होता है
जो अपर और लोअर क्रस्ट के रॉक टाइप्स और डेंसिटीज में डिफरेंसेस को दिखाता है। ये चेंज सटल होता है लेकिन सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये क्रस्ट के स्ट्रैटिफिकेशन को समझने में मदद करता है। अगर बात करें हम इनकी सिग्निफिकेंस की, तो कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी उतनी प्रोमिनेंट नहीं होती जितनी दूसरी सिस्मिक बाउंड्रीज, लेकिन ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर या हम कहें कि अपर और लोअर सेक्शन के बीच डिस्टिंक्शन को समझने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये स्ट्रैटिफिकेशन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन के प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने में मदद करता है। अगर बात करें हम ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी की लोकेशन की अगर बात करें, तो ये अर्थ के मेंटल और आउटर कोर के बीच की बाउंड्री होती है। अगर बात करें हम डेप्थ की, तो ये लगभग 2900 किलोमीटर की डेप्थ पर लोकेटेड होती है, जो अर्थ के इंटीरियर का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए, तो इस बाउंड्री पर सीस्मिक वेव्स में सब्सटेंशियल चेंजेस आते हैं। एस वेव्स यानी कि शेयर वेव्स यहाँ कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि ये लिक्विड आउटर कोर के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती। पी वेव्स यानी कॉम्प्रेशनल वेव्स जो हमने पहले भी देखा था, पी वेव्स भी यहाँ स्लो डाउन होती हैं और अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, क्योंकि ये सॉलिड मेंटल से लिक्विड आउटर कोर में ट्रांजिशन करती है। अगर बात करें सिग्निफिकेंस की, तो ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी अर्थ के कोर मेंटल बाउंड्री के नेचर को समझने में क्रूशल रोल प्ले करती है। ये बाउंड्री ये दिखाती है कि अर्थ का आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है और ये लिक्विड आउटर कोर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने में एक की रोल प्ले करता है। अब अगर बात करें हम लेहमैन डिसकंटिन्यूटी की, तो पहला है हमारे पास लोकेशन। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी आउटर कोर और इनर कोर के बीच की बाउंड्री को मार्क करती है। अगर बात करें इनके डेप्थ की, तो ये अर्थ के सरफेस से लगभग 5100 किलोमीटर की डेप्थ पर लोकेटेड होती हैं, जो अर्थ के इंटरनल लेयर्स के बीच एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है। बात करें अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की, इस डिसकंटिन्यूटी पर पी वेव्स की वेलोसिटी इंक्रीज होती है जब ये लिक्विड आउटर कोर से सॉलिड इनर कोर में एंटर करती है। ये इंक्रीज लिक्विड से सॉलिड स्टेट के ट्रांजिशन को इंडिकेट करता है, जो ये दिखाता है कि इनर कोर सॉलिड है। अब अगर बात करें हम इनके सिग्निफिकेंस की, तो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी इनर कोर के सॉलिड नेचर को समझने के लिए सिग्निफिकेंट है। ये सॉलिड स्टेट इनर कोर के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के बावजूद इमेंस प्रेशर के कारण मेंटेन होती है। इनर कोर का ये सॉलिड स्टेट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायनेमिक्स में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो प्लैनेट के ओवरऑल बिहेवियर के लिए क्रूशल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब लास्ट है हमारे पास 410 किलोमीटर एंड 660 किलोमीटर डिसकंटिन्यूटीज़। ये इनका नाम ही है, 410 किलोमीटर डिसकंटिन्यूटी और 610 किलोमीटर डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, चलिए लोकेशन की अगर बात करें, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये इनकी लोकेशन कितनी होगी, जितनी डेप्थ में हम जाएंगे। पहला क्या है 410 और दूसरा क्या है 660। तो बेसिकली ये डिसकंटिन्यूटीज़ अर्थ के मेंटल के अंदर पाई जाती हैं और ये मेंटल मिनरल्स में फेज चेंजेस से जुड़ी होती है। ठीक है, डेप्थ की अगर बात करें, तो 410 किलोमीटर डिसकंटिन्यूटी लगभग 410 किलोमीटर डेप्थ पर लोकेटेड होती है, जबकि 660 किलोमीटर डिसकंटिन्यूटी लगभग 660 किलोमीटर डेप्थ पर पाई जाती है। अगर बात करें हम इनके प्रॉपर्टीज़ की, तो ये बाउंड्रीज मेंटल के मिनरल कंपोजिशन में सिग्निफिकेंट चेंजेस को मार्क करती हैं। एग्जाम्पल के लिए 410 किलोमीटर डिसकंटिन्यूटी ओलिवीन का वैट से लाइट में ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है और 660 किलोमीटर डिसकंटिन्यूटी रिंग वुडाइट के पेरोवस्काइट और फेरोपेरिक्लेस में ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। ये फेज ट्रांजिशंस सीस्मिक वेव्स की वेलोसिटी में सिग्निफिकेंट चेंजेस कॉज करते हैं। अगर बात करें इनके सिग्निफिकेंस की, तो ये डिसकंटिन्यूटीज मेंटल के डायनेमिक्स को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं, जैसे मेंटल कन्वेक्शन और सबडक्टिव टेक्टोनिक प्लेट के बिहेवियर को समझने में। ये डिसकंटिन्यूटीज मेंटल ट्रांजिशन जोन को डिफाइन करने में भी मदद करती हैं, जो अर्थ के थर्मल और कंपोजिशनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स या रीज़न है। ठीक है, चल तो फर्स्ट चैप्टर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।